तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ोंग ज़ोंगहिंग वगैरह को तो बचा लेता है, लेकिन इस दौरान उसकी मुलाकात एक पावरफुल कल्टीवेटर से होती है और उसके थ्रू जब वो अपना हेड अपने ज़ोंगिंग के मतलब फेस से टच करता है, तो ज़ो को बहुत सारी मेमोरीज़ दिखाई देती है, जहाँ पर उसे गॉडली ऑरा फील होती है, जो कि बेसिकली जितने भी ये जायंट्स वगैरह थे, उन्हें खा जाता है और उसके बाद जो ज़ो का ये क्लोन था, वो क्रम्बल कर जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब आगे इधर सी ज़ॉम्बी लैंड में यानी जो ब्रॉन्ज़ मिरर था, उसके सामने में ज़ो आँखें खोलता है और ज़ो काफ़ी दर्द में था, मुँह से थोड़ा खून भी आता है और ज़ो को समझ में आता मतलब वो जो बड़ा-सा जायंट जैसा दिखा था, ज़ॉम्बी से मिलके जो बना था, वो बेसिकली ये जो फॉरबिडन बाय ज़ॉम्बी वाला एरिया है ना, वहाँ का एम्परर था और उसे किसी ने खा गया, जो कि उस तांबे के दरवाजे के पीछे था। क्योंकि ज़ो ने वो हाथ देखा था ना, वो हाथ ऐसा उस दरवाजे से बाहर निकला, उसमें गॉडली ऑरा थी, जिसने कि उस ज़ॉम्बी जायंट को निगल गया था। तो फिलहाल ज़ो अपने को शांत करता है और टैबू ट्रेज़र के थ्रू ही ना मास्टर से कॉन्टैक्ट कर लेता है, क्योंकि टैबू ट्रेज़र का एक रेंज आपको पता ही है और उन्हीं चीज़ें बता देता है। पूरे जो 8 से कोलिशन में बेल्स वगैरह बजने लगे। मतलब बेल का ये था सीधा कि जितने भी पैट्रियार्च लेवल के लोग हैं ना, सब इकट्ठा हो जाए मीटिंग के लिए। अब ज़ो को उसमें करना भी क्या था कि क्या डिस्कशन है, क्या करना है। लेकिन इतना समझ जाता है कि इसका मास्टर काफ़ी सीरियस है। तो फिलहाल इसके ज़ख्म-वख्म हील हो जाते हैं और ये अब टैबू ट्रेज़र से आस-पास के एरिया में फिर भी नज़र रखता है, खास करके फॉरबिडन बाय ज़ॉम्बी के बाहर वाले एरिया में। कोलिशन भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और 2 दिनों के बाद जितने भी सेट थे ना वहाँ पर टॉप लेवल के सभी अपने टैबू ट्रेज़र को एक्टिवेट कर देते हैं और वो पूरा बता देते हैं कि भाई देखो फॉरबिडन बाय ज़ॉम्बी में कुछ तो पड़ा हो रहा है, बाकी पावर्स थे। तो पूरा जो एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर वाला एरिया था, वहाँ पर एक हलचल सी तो मच चुकी थी। टॉप लेवल के पावर्स जो लेवल के लोग थे या समुदाय थे, ऑर्गनाइजेशंस थे और कोलिशन अपना एक फाइनल टॉप टीम एक्सपर्ट भेज देता है फॉरबिडन बाय ज़ॉम्बी में कि पूरा रिसर्च किया जा सके और इवन वो स्वॉर्ड सीरीज़ वालों को भी भेज देते हैं कि देखो ऐसा चीज़ चल रहा है, हेल्प लगेगी आपको और इन चीज़ों में वैन सुप्रीम आर्बिटर, इमॉर्टल सोसाइटी और चर्च ऑफ डिपार्चर भी इन्वॉल्व हो चुके थे और ये इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लंबा नहीं चलता, मतलब 15 दिन में ये लोग इन्वेस्टिगेट करके बाहर आ जाते हैं। इवन स्वॉर्ड इज एल्डर भी वहाँ के जो एक एल्डर थे वो भी काफ़ी सीरियस थे और रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, जो चीज़ें चल रही थी बिहाइंड द सीन्स कि ये फॉरबिडन ग्राउंड में क्या हो रहा है। वो जो ज़ॉम्बी डोर है वो खुल चुका है, एम्परर ज़ॉम्बी खत्म हो चुके हैं। अब ये था कि उस दरवाजे को सील करना पड़ेगा और सेफ्टी के लिए उस क्षेत्र में जाना सभी को मना कर दिया जाता है। तो बहुत सारे सवाल थे कि दरवाजा आखिर उसने किसने खोला? ये जितने भी बड़े ऑर्गनाइजेशन थे ना एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में, उनके दिमाग में यही चल रहा था। कुछ लोगों का डाउट टॉर्च लाइट पे था, लेकिन कुछ क्लूज़ ऐसा मिल रहे थे कि नहीं, इसमें वो लोग इन्वॉल्व नहीं है। इसके पीछे कुछ और काली शक्ति है। इधर जुजू किंग का इस दौरान 3 महीना पूरा हो जाता है और इट्स कोलिशन शांति दिखाता है। अंदर में कुछ भी चल रहा था, बाहर से एकदम वो चौकन्ने थे, मतलब शांत थे। इधर जो लोग जाने वाले थे सी सीलिंग काउंटी में, वो डिसाइड हो चुका था। प्लम डार्क इस ग्रुप को लीड कर रही थी, तो वहाँ पर जो सब्सिडियरी सेक्ट है, छोटा ब्रांच, उसको 10 साल इन्हीं के निगरानी में रखा जाएगा और जो पीक लॉर्ड थी 7th ब्लड आइज की 5th पीक, वो नई सेक्ट लीडर होंगी वहाँ और वो भी 10 साल रहेंगे। मतलब सबसे टॉप लेवल पे प्लम डार्क है और सेक्ट लीडर ये रहेंगे। और भी बहुत सारे लोग जा रहे थे, जैसे कि वांग लिंगफे, वांग यिनकुन, डार्क सेरेनिटी सेक्ट के सीमारू भी जा रही थी हाउस ऑफ ग्रो हंटर वाली ट्रेनिंग वगैरह के लिए और वो जियानवू का भी नाम ऐड कर दिया गया था, क्योंकि जो फर्स्ट पीक लॉर्ड थे उन्होंने बोला था ऐड करने के लिए और उन्होंने इसलिए ऐड करवाए थे क्योंकि वो अपने डिसाइपल से संतुष्ट नहीं थे कि ये मेरी नज़रों से दूर रहे ना, तो ये अच्छा है मेरे लिए। तो ज़ू कैंग के वापस लौटने के बाद मतलब से कोलिशन में ज़ॉम्बीलैंड से 3 दिन बीत चुके थे और एक बड़ी नाव ऐसा हवा में तैर रही थी, जिसमें धीरे-धीरे करके सभी डिसाइपल्स बैठते जाते हैं। प्लम डार्क कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और फिलहाल ज़ो किंग को पैट्रियार्च ने यानी कि ब्लड स्मेल्टर ने एक सीलिंग स्टाम्प दिया था, जो उन्होंने बोला था ना कि मैं तुम्हें एक ट्रेजर दूँगा, तो ये वही था। इधर एक आवाज़ आती कि अब तो मैं सोचना भी नहीं चाहता मेरे छोटे भाई, ये 3 महीने मेरे बहुत बुरे गए हैं, लेकिन मेरा कल्टीवेशन पहले जैसा ही। साथ में वो ज़ियानवू भी था, वो भी सर्वाइव कर गया था। दोनों के थोड़े वेट लॉस वगैरह हुए थे। ज़ियानवू का कल्टीवेशन ऑब्वियसली बढ़ा था, अब वो 4 फ्लेम लेवल के काफ़ी करीब था, जो कि सरप्राइजिंग तो इवन ज़ो किंग के लिए भी है। क्योंकि देखो नॉर्मल बंदे इतनी तेज़ी से, नॉर्मल बंदे मतलब ये उतना रिस्क वगैरह नहीं लेता है ना, फिर भी अच्छा कल्टीवेशन जा रहा था क्योंकि पॉकेट रियल में 10 हो रहा है। और इधर वो ज़ियानवू बोल रहे थे एक दिन मेरी सोवेरेनिटी बहुत ऊपर जाएगी, जो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं ना उन्हें तब समझ में आएगा। लेकिन तभी एक ऑरा फैलती है, जिसे देख कर के कैप्टन और अपने वो ज़ियानवू दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि प्लम डार्क आ चुकी, उनके साथ में मास्टर फिफ्थ भी थी। मास्टर फिफ्थ ऑब्वियसली एक फीमेल कल्टीवेटर थी और सोकिंग वगैरह से बात करती और इस दौरान वो ज़ियानवू कुछ शायराना अंदाज में कप्तान को भी धमकाता है और वो इन दोनों से दूरी बना लेता है कि भाई इन दोनों के चक्कर में पड़ूंगा तो और फंसा। फाइनली जितने भी लोग बोर्ड करने वाले थे सभी बोर्ड कर चुके थे और नाव निकल जाती यहाँ से और मास्टर 7 यहाँ पर इन्हें जाते हुए देख रहे थे कि उम्मीद कर रहे थे कि सभी चीजें अच्छे से जाए। ब्लड स्मेल्टर भी कहते हैं मतलब तुम्हें सही नहीं लग रहा ना कि वो जा रहे हैं। 7 स्माइल करने की लंबी जर्नी है, लेकिन इनको लिए एक्सपीरियंस का काम करेगा, क्योंकि वैसे भी अब एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर
शांत तो रहने नहीं वाला है। वो बात कर रहे थे फॉरबिडन बाई ज़ॉम्बी में जो चीज़ें हुई थी और ब्लड स्मेल्टर भी कहते हैं बात तो सही है। दोनों सीरियस थे और डिस्कशन में इनका ये था कि नाम निकला कुछ। तो इस दौरान मास्टर 7 कहते हैं कि होली टाइड रीजन के लोगों का मुझे अंदेशा हो रहा है जितना मुझे क्लू मिला है। शायद वो लोग नाइट शेड्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो इनकी जो ये फ्लाइंग शिप थी ना भाई काफ़ी लंबी थी, 9 किलोमीटर की लंबी साइज़ में थी। तेज़ी से आगे बढ़ते जाती है। दूर से कोई देखे ना तो उसे लगेगा कि जैसे एक अज़्योर ड्रैगन है जो कि हवा में उड़ रहा हो। ज़ोकिंग को दिखाया जाता है जिसने कि अपना वो बैंगनी वाला रूप पहना था जिसमें गोल्ड कलर की कुछ कढ़ाइयाँ भी थी। बाल उसके एक सफ़ेद बैंड से बंधे हुए थे। खतरनाक दिख रहा था भाई, हैंडसम तो था ही और कुछ पुराने विचारों को ये कंट्रोल करता है क्योंकि ज़ॉम्बी लैंड में जो इसने चीज़ें देखी थी अभी भी इसके दिमाग में तो थी। धीरे-धीरे 15 दिन बीत चुके थे इन्हें इर्थ से कोलिशन को छोड़े हुए और ज़ो इस दौरान कल्टीवेशन पे काम करता है। अब ज़ो थोड़ा कन्फ्यूज़ भी था क्योंकि नए लैंड में जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं ना और फिर सीलिंग स्टैम्प की तरफ देख रहा था जो कि एक नाखून के बराबर था, जो कि इसे मतलब इन 15 दिनों में स्टडी भी कर रहा था। इससे आप स्लॉटर को अनलिश कर सकते हो। इसके पावर को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, आराम से आप गोल्ड कोर कल्टीवेशन वालों को हिला सकते हो। हालाँकि इसे पावर अप करने में समय लगता है, लेकिन ज़ो फिलहाल अभी से इसको पावर अप कर रहा था। इस दौरान मास्टर फिफ्थ इसकी तरफ बढ़ती तो ये ग्रीटिंग्स सेटिंग्स रिस्पेक्ट दिखाता है। मास्टर फिफ्थ भी इस डिसाइपल से काफ़ी खुश थी। तो क्योंकि उनको मालूम था कि ये बंदा 7 ब्लड आइज के लिए ग्लोरी ला सकता है, एक बड़ा नाम बन सकता है और वो ज़ोकिंग की तरफ देखती तो कहती लगता है तुम्हें कुछ विचार खा रहा है, तुम बता सकते हो। और इस दौरान वो समझाती भी है कि देखो ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ोगे, कुछ लोग बिछड़ेंगे, कुछ नए लोग मिलेंगे, यही तो ज़िंदगी है और इमोशंस फ्लक्चुएट ऑब्वियसली होंगे। वो बताना शुरू करती है कि सी सीलिंग जो काउंटी है ना वहाँ उसमें 13 प्रीफेक्चर्स हैं। हमारा जो एम्ब्रेसिंग प्रीफेक्चर है वो साउथ में। फिलहाल हम उसे क्रॉस करके ना 4 ऐसे प्रीफेक्चर्स क्रॉस करेंगे तब जा करके काउंटी कैपिटल पहुंचेंगे। और तू पूछता है कि मैम मतलब मास्टर फिफ्थ का ये 8 महीने लगेंगे ट्रिप में सच में? वो बोलती हाँ, लेकिन बीच-बीच में हम 7 पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें हमने सीक्रेट रखा है लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ। और वो बोलती भी कि देखो पैट्रियार्च ने और हमारे मास्टर ने बोला था कि तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखें। जब तुम काउंटी कैपिटल पहुंच जाओगे तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे मुझे बोल सकती हूँ। मैं एक अच्छी फाइटर तो नहीं हूँ लेकिन मैं फॉर्मेशंस काफ़ी खतरनाक बनाती हूँ और उससे सरप्राइज़ नहीं होता है क्योंकि स्पेल फॉर्मेशन जितने भी थे ना 7 ब्लड आइज में सब इन्होंने ही बनाया था। वो इन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है और फिलहाल ये यहाँ से निकल जाती है। इधर हमें ये वो जो सुप्रीम आर्बिटर माउंटेन था ना उसके पहाड़ियों में एक बंदे को दिखाया जाता है। बारिश की बूंदें गिर रही थी और आसमान में एक नाव को वो जाते हुए देखा है। उसने एक काउवर्ट हैट टाइप कुछ पहना हुआ था। आंखों में एक गॉडली ऑरा थी। उसकी आंखों में कलिंग इंटेंट को देखा जा सकता और उसे सेंस करना मुश्किल था। मतलब वो दूसरों को देख सकता है लेकिन बाकी लोग नहीं। फिर वो बोलता है एक कब्र की तरफ मानो देख रहा कि यूनेर मेरे बेटे मैं उस बंदे को मार दूंगा जिसे तुम मारना चाहते थे। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और जो कब्र था ना वहां पर वैसे तो पढ़ना मुश्किल था फिर भी कुछ अक्षर दिख रहे थे। मेरे प्यारे बेटे शेंग्यून वहां पर लिखा हुआ था और कब्र किसी का नहीं था बेसिकली क्योंकि कब्र के अंदर मास्टर शेंग्यून की बॉडी थी ही नहीं क्योंकि वो वैसे भी उसकी बॉडी में एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया था आपको पता ही है। इस दौरान समय निकलते जाता है और ये जो फ्लाइंग शिप थी वो प्रोफाउंडिटी रिवर को धीरे धीरे क्रॉस कर रही थी। नॉर्दर्न टुंड्रा को भी धीरे धीरे क्रॉस कर जाती और अब इनजस्टिस प्रीफेक्चर में इनका नाव यानी फ्लाइंग शिप पहुंच चुका था। तो ये जो इनजस्टिस प्रीफेक्चर था ना वो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड था मतलब समुद्री क्षेत्र से नहीं कहीं से उसका किनारा था और थोड़ा गर्म था और लेकिन ह्यूमिडिटी कम। यहाँ पर ज़ोकिंग बहुत सारी चीजें दिखता है जैसे कि मास्टर फिफ्थ ने इसे बताया था। अमानवीय लोग बहुत सारे दिखते जो इंसान नहीं थे और इसे ज़ू को अब समझ में आता है कि दुनिया में किस-किस प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर हैं। और जब इनकी नाव गुज़र रही है तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर की एक ऑरा इसे दिखाई देती है। बहुतों का ध्यान जाता है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े, शर्ट, ऐसे हैट्स वगैरह दिखाई दे रहे थे और उनकी एक रैंकिंग थी भाई। इतने लग्जरियस दिख रहे थे उनकी कीमत उतनी होगी। ज़ू सीरियस हो जाता है और कैप्टन का ध्यान जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी नीदर स्पिरिट के जैसा कुछ है क्योंकि जब ये नीदर स्पिरिट के घर में गया था तो वहाँ पर बहुत सारे सामान मिले थे। प्लम डाके सर उस तरफ देखती है। बाहर आती है लोअर डेक से कपड़ों की तरफ देखकर स्माइल कर लिया। एक मतलब कि प्रिंसेस वाला कपड़ा इनकी तरफ उड़ के आता है सीधा प्लम डाक की तरफ बढ़ता है। मतलब जो फ्लाइंग शिप के डिफेंसेस थे ना उनको भी वो बाईपास कर जाता है और बात करने लगता है इनसे डिफाइन विल के थ्रू। ज़ोकिंग को हैरानी होती कपड़ा इनसे बात कर रहा है। इस दौरान वो जो कपड़ा था ना प्रिंसेस वाला वो इसकी तरफ देखता है। ज़ू भी थोड़ा रिस्पेक्ट दिखा देता है। इस दौरान जमीन से और भी कपड़े अपने आप उड़ के आने लगे। मतलब देखो उन कपड़ों का उनके अंदर एक और थी लेकिन उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। एक ग्लोव्स था लेडी वाला जो कि ज़ोकिंग के आसपास उड़ने लगा। अब ज़ू ज्यादा ध्यान नहीं देता था वो कैप्टन की तरफ बढ़ जाता है और कैप्टन ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगता है। सब उंगली करने लगता है उस ग्लव्स में। तो फिलहाल प्लम डाक और वो कपड़े का जो बात था हो चुका था और जैसे बात हो जाता है तो क्योंकि प्रिंसेस का वो जो कपड़ा था ना वो फुल पावरफुल था तो बाकी कपड़े भी वापस लौटने रहते हैं। बाकी डिसाइपल्स इस दौरान चैन की सांस लेते हैं। मास्टर फिफ्थ भी बेसिकली ये गारमेंट फॉक थे मतलब कपड़े की जैसे ये दिखते हैं लेकिन भाई पावरफुल लोग हैं। वो फिर बोलती है मास्टर फिफ्थ की मुझे नहीं लगा था कि आर्च इमॉर्टल आपका इनके साथ भी गहरा रिलेशन है।
प्लम डार्क स्माइल करती है। मैं उनके सीनियर प्रिंसेस को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम एक बार ट्रेनिंग पर्पस के लिए ना साथ में ट्रैवल किए थे। वो हमेशा चाहती थी कि मैं उसे पहन लूं, बट मैंने हमेशा मना किया। अब कैप्टन की फटती है, वो बोलते हैं सीनियर अगर पहन लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जू ने देखा था थोड़े समय पहले कि कैप्टन ने एक ब्लैक ग्लोव्स पहन लिया। अब प्लम डार्क कैप्टन की तरफ देखी, अगर तुमने पहन लिया तो एक लॉ बन जाएगा तुम्हारे आसपास, और वो हिस्सा जहाँ पर तुमने वो पहना है ना, वो फिर उससे तुम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। कैप्टन एक चैन की सांस ले ग्लोव की तरफ देखता है, जो कि कैप्टन के हाथों में अभी भी था। इससे बड़ा फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है। और प्लम डार्क मैम, ये तो आपका फ्रेंड ही है ना, मतलब आर्च इमॉर्टल, पूरा टाइटल लगा के बोलता है मैं इसे फ्री कर देता हूँ। कैप्टन अपने कलाई को काट देता है, मतलब कलाई से अपना हाथ अलग कर देता है। में ग्लव्स आता है और उसे फिर बोलता है बाय बाय, फ्यूचर में अगर तुम्हें समय मिले तो मुझसे जरूर मिलने आना। और वो जो ग्लव था ना कैप्टन के हाथ में पहन के था, तो ऐसा हाथ भी हिलाता है बाय बाय। थोड़ा दुखी था लेकिन अब निकल जाता है। कैप्टन कहते कि यार मुझे नहीं लगा था कि मेरा ही राइट हैंड मुझे ऐसे बाय बाय करेगा। तो फिलहाल कुछ नहीं बोलता है, किसी को समझ में नहीं आता कि क्या कहे, लेकिन वो जियान उसकी आंखों में चमक आता है और वो फिर से कुछ शायराना अंदाज में बोलता है, कुछ सांप से रिलेटेड। न्यू ने अपने ही हाथ को काट दिया और जो ग्लव्स का नाम है लेडी फाइव फिंगर है। तो इस दौरान 3 दिन बीत जाते हैं और कैप्टन ने जो अपने हाथ को काट दिया था वो फिर से ग्रो कर चुका था। और जो इस चीज का ध्यान भी देता है कि कैप्टन के बॉडी पार्ट्स कितने जल्दी रीग्रो होते हैं। जैसे अगर पैर और अच्छे खासे कट गए हैं तो कुछ दिन लग जाते हैं, अगर कमर के नीचे का कट गया तो 15 दिन, खोपड़ी के अलावा सब चीज चला गया तो भाई 1 महीना पूरा। तो इससे क्या है ना कि ये प्लान कर रहा था बड़ी स्ट्रेटेजीज के लिए कि अगर ये और कैप्टन कभी बड़े मैटर में जाते हैं एक साथ, तो वहां से अगर निकलना हो तो प्लानिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी। इधर कप्तान को जो अमानवीय जातियां थी, प्रजातियां थी, उनमें काफी इंटरेस्ट आता है, जैसे वो लेडी फिंगर। समय बीतता है, इस दौरान ये लोग 2 टेलीपोर्टेशन को यूज कर चुके थे, इनजस्टिस प्रीफेक्चर से अब बाहर भी निकल चुके थे। जू ने तो बहुत सारी नई चीजें देखी थी, उसने पहली बार देख रहा था मतलब। और कप्तान बस नॉन ह्यूमंस पर फोकस करके थे, अलग अलग प्रजातियों पर। और वुजियानवी को भी फायदा होता, उसकी जो पोएट्री थी थोड़ी और इंप्रूव हो जाती है। और कप्तान उसको फिर भी करिया रहे थे, लेकिन जू का ध्यान नीचे में जो पेड़ दिख रहे थे ना उन पर था, क्योंकि फिलहाल ये लोग थे क्लाउडी विंड प्रीफेक्चर में। यहाँ पर हमेशा भाई तेज हवा चलते ही रहता था, ऐसा लगता था वो पेड़ को 2 भागों में बांट देगा, इतना पावरफुल था। और यहाँ के जो सेक्ट वगैरह होते थे ना वो स्पीड में बहुत अच्छे होते थे और बॉडी कल्टीवेशन ज्यादा करते थे। और यहाँ पर ग्रूज भी काफी मात्रा में थे, बहुत सारे जायंट्स भी ऐसे दिखाई देते हैं जो कि उतने इंटेलिजेंट भी नहीं। और अचानक से जू जब इन चीजों को देख रहा तो फील करता है कि प्लम डार्क अचानक इसके बाजू में आके खड़ी हो गई। वो बताने लगती है कि ये बेसिकली क्लाउड ट्रॉल्स कहे जाते हैं, क्लाउड विंड प्रीफेक्चर के। जानवर के समान ही होते हैं, इंटेलिजेंट ज्यादा नहीं होते हैं और वो कुछ भी खा जाते हैं, उन्हें मतलब पूरी तरह से खत्म करना असंभव के समान है। अब जू के बाहर मतलब बाजू में खड़ी तो वो फिर से वो परफ्यूम वगैरह का जो स्मेल था उसे फील होता है। और अब इसको आदत भी हो चुकी थी। पूरा टाइम वो ना नीचे वाले डेक पर थी, जो जैसे कई सारे लेयर्स होते हैं ना फ्लाइंग शिप में, लेकिन अभी आई थी वो, नहीं तो नॉर्मली अंदर ही बैठी हुई थी। जू तुरंत इन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है। कैप्टन और वोजियान वो इधर अपनी मंडे चुकाते चुके थे और दोनों का अपना अपना कारण था। जैसे वोजियान की फटी पड़ी थी, फटी नहीं बोलूंगा मैं, मतलब रिस्पेक्ट में। और कैप्टन के दिमाग में अलग चीजें चल रही थी। प्लम डार्क कभी एकदम फ्लर्ट करने लगती हैं, कभी टेंटलाइजिंग हो जाती है, कभी एकदम डिग्निफाइड बन जाती है, मतलब बोल सकते हो एकदम क्रेज के साथ। ऐसे लेडी के साथ कौन डील कर पाएगा। चलो मेरे छोटे भाई, अब तुमको ही इस पे काम करना है और अपनी मेहनत जारी रखो। और वो एक लुक भी देते हैं कैप्टन जो की तरफ, बट जो इग्नोर मार देता है। और इस दौरान कैप्टन ना भाई जब जो को बोल रहे थे कि तुम्हें मेरे प्लान के बारे में, सजेशन के बारे में या सुझाव के बारे में सोचना चाहिए, और फिर कैप्टन यहाँ से निकल जाते हैं। और प्लम डार्क बोलते हैं कि देखो हमें ये जो क्लाउड ट्रॉल्स है ना, इनकी बॉडी की जरूरत पड़ेगी टिकट के रूप में, तुम दोनों चले जाना, एक दो मार के आ जाओ। और जू तुरंत कूद जाता है रेल से। उसके बाद कैप्टन भी इसे फॉलो कर लेते हैं। अब देखो ये जो क्लाउड ट्रॉल्स थे जो भी थे, इनकी तो फ्लैशी बॉडी ज्यादा पावरफुल थी और ज्यादातर वो थे तो 2 फ्लेम लेवल के आसपास बोल सकते हो। कुछ कुछ थे जो 4 फ्लेम के आसपास थे। थोड़े विशियस होते हैं ये लोग, क्योंकि इंसान जानवरों की तरह होते हैं, उनको बस बैटल करना और कुछ नहीं। लेकिन जब इस दौरान ये कुछ लाशों को इकट्ठा कर रहे थे जू और कप्तान, तभी दोनों की नजर एक तरफ पड़ती है जहाँ पर 2 तलवारों के टकराने की आवाज आती है। और वो लोग का भी टारगेट जू और कप्तान नहीं थे, बल्कि कुछ क्लाउड ट्रॉल्स ही थे। और 3-3 ट्रॉल्स इस दौरान मारे जाते हैं। और वहां पर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है। एक इंसान थे, मतलब एक मानव थे, पुरुष बोलूं, और एक स्त्री। उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे। जू तुरंत उनके कपड़े से उन्हें पहचान लेता कि ये लोग स्वॉर्ड सेजेस थे। और वो जो बंदा था ना, उससे तो जू की मुलाकात भी पहले भी थी और कप्तान की भी। वहीं पर जब ये पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे थे और एक ओल्ड डेविल मिला था जिसे कप्तान वगैरह ने उनका साथ भी दिया था उसमें, तो वो लोग भी कुछ लाशें इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद जू और कप्तान के सामने प्रकट होते हैं। इशारों इशारों में इनकी बात हो जाती है और वो निकल जाते हैं। जू पहली बार किसी एक फीमेल स्वॉर्ड सेज को देख रहा था। और वो जो लेडी थी ना, वो अपने पीछे में 7 से 8 साल की एक बच्ची भी कैरी करके थी। लड़की थोड़ी अलग थी, गहरी निद्राओं में थी, उसको सिंह जैसे कुछ तो दिख रहे थे। कप्तान इस दौरान बोलते हैं ये लोग एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के नहीं है। जू का भी यही मानना था, क्योंकि वो वहां पर नहीं थे जब वो एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में जो स्वॉर्ड सेजेस की सेरेमनी चल रही थी। नहीं तो जितने भी स्वॉर्ड सेजेस होते हैं उस एरिया के, उनको आना ही पड़ता है। जो बोलते हैं शायद किसी मिशन पे होंगे।
तो फिलहाल ये दोनों भी अपनी नाव पर वापस आ जाते हैं। इधर इस दौरान समय गुजरते रहता है और 15 दिन और गुजर चुके थे और चीजें पूरी सीक्रेट रखी गई थी। यहाँ से ये शायद क्लाउड विंडी प्रीफेक्चर से बाहर निकल रहे थे, ट्रैवल हब एरिया में थे और वो बताती है कि ये जो एरिया है ना वो घोस्ट टैटू सेक्ट कंट्रोल करता है, जो कि क्लाउड विंडी प्रीफेक्चर का मेजर पावर है। और ये प्लम डार्क बताती है, बस जो किंग को बताती है, मतलब माइंड टॉक या जो भी बोलो डिवाइन विल, जो इन लोगों को देखते जो कि काले कपड़ों में थे और उनके मतलब बॉडी पर टैटूज थे जिससे कि एक ऑरा फील कर रहा था। अब प्लम डार्क थी तो शहर अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि प्लम डार्क की ऑरा वॉइड रिटर्निंग लेवल पे है। और फिलहाल ये लोग एक जगह ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि रात में इनको रेस्ट करना था यहाँ पर। वो बताती है कि फिर आगे का रास्ता कैसे, घोस्ट गैलियंस आएंगे जो कि इन्हें लेकर जाएंगे। और नीदरवर्ड हार्बर के बारे में बोलती है। कैप्टन काफी क्यूरियस हो जाते हैं, नीदरवर्ड हार्बर, घोस्ट गैलियन, ये क्या चीज है। जू को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, जू को इंटरेस्ट था घोस्ट वर्ल्ड में जो प्लम डार्क बता रही थी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो फॉरबिडन बाय फिनिक्स में एक घोस्ट वर्ल्ड में जो चला गया था, जहां पर ये अपने क्रो के पावर से बाहर निकला था ना, एक बंदा बंधा हुआ था जो कि इसे मारना चाहता था। फिलहाल जो अपने कल्टीवेशन में बैठा था और रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है और ये अपनी आंखें खोलता है और एक ऑरा चेंज फील करता है ना जब रात से सुबह हो रही हो, तो मानो यांग से ये नारो या यन से यांग, लाइफ और डेथ की ऑरा सब मर्ज हो रही हो। शहर काफी बदल चुका था, रात में अलग दिख रहा था, इस समय एकदम अलग। बड़ा सा पैर दिखता वन होते हुए, पैर हल्का हरा रंग का था और वो समझ जाता है जो ऑरा फील करता ना, वो जो बंदा जो मॉन्क बंधा हुआ था खोपड़ी वाला जहां पर फॉरबिडन बाय फिनिक्स में, कुछ वैसी ऑरा थी। तो रात का समय था बेसिकली, तो जो आंखें खोलता है तभी तो ये घोस्ट वर्ड वगैरह प्रकट होते हैं। अब जो पहले हल्का सा देखता है फिर खिड़की खोल लेता है, क्योंकि घोस्ट वर्ड में लास्ट टाइम इसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल गई थी ना, वो हार्ट ब्लड वगैरह भी मिल गया था। पहले खुद को अपने तीनों जो हेवनली कोर्स थे इसके, उनके ऑरा को रिलीज करता है और आगे निकलता है। जो के लिए चीजें अच्छी चलती हैं, कुछ आइटम्स भी ये खरीदते थे जैसे घोस्ट पॉइजन वगैरह। धीरे धीरे सुबह का समय होने लगता है, वापस आ रहा था, वेंडर स्टॉल के पास से गुजरता है जहां से एक ओपेरा सिंगिंग की आवाज आ रही थी और वहां पर एक गाना घुसा है। गाना सुन करके ना जो रुक जाता है और उस तरफ देखता है, तो ओपेरा का साउंड अपने जू को सुनने को मिलता है। और जब जू उस तरफ देखता है ना, तो वहां पर एक मल्टी आई घोस्ट था, मतलब जिसका बहुत सारे आंख थे, वो भी अपनी आधी आंखों के साथ जू की तरफ देखता है। अब वहां पर जू को फर्क नहीं पड़ता है, वो एक बॉटल को देखता है जो कि रिकॉर्डिंग बॉटल था, जैसा कि जू के पास पहले भी एक था, आपको याद हो तो उसी का तो उसने याद यूज किया था गोल्डन क्रो का ऑरा प्राप्त करने के लिए। वो रिकॉर्डिंग उसने उस जायंट को सुना दिया था और ओपेरा की जो वो गाना आ रहा था उस बॉटल से आ रहा था बेसिकली। अब ये जो दुकान वाला था जो कि बहुत आंखों वाला था, वो जू की तरफ देखता है और वो मना करता है जू जितनी चीजें दे रहा था। और सब मालूम था ये लोग लालची होते हैं, एक और बैग पकड़ाता है, जू की आंखों में कोल्डनेस आता है और वो बंदा भी इस चीज को नोटिस करता है और मान जाता है। फिर जू फिर यहाँ से निकल लेता है और पहले बॉटल को बंद कर देता है, तो गाना जो बज रहा था वो शांत हो जाता है। जू इस बात से हैरान था ना कि जो आवाज आ रही थी ना, वो जो पेंटागोनल लॉक केबिन में इसने आवाज सुना था घोस्ट हेवलो में, नीदरफ्लाइट प्रीफेक्चर के अंदर में सेम आवाज थी भाई। तो कोई जरूर वहां गया होगा, इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया होगा ना इस बॉटल में। अब वो गाना किसके लिए गाया जा रहा था, जू को आज भी कंफ्यूजन था। क्या वो गाना उस गॉड के लिए गाया जा रहा था जो जिसकी आंखें उस दिन खुली थी। बट जो भी था, बॉटल खरीदना सही था जू के हिसाब से। फिलहाल ये बाहर निकलता है, इधर जो भी लोग थे यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे, बस कप्तान नहीं थे कहीं पर। बाकी लोगों की फट सकती है घोस्ट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में, बट अपने कप्तान भाई ऐसा मौके वो छोड़ते का है। और कप्तान अचानक से दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं, भाई छोटे भाई तुमने एक्सप्लोर किया घोस्ट वर्ल्ड को, बहुत तगड़ी चीजें थी। बोलने वाला था तभी उसका एक्सप्रेशन बदलता है। बाकी डिसाइपल्स को भी सेम हाल होता है, एक प्रेशर इनके ऊपर फील होता है और ये ग्रोइश हो रहा थी, ऐसी और ने पहले भी फील किया था। जो उस समय अपना जो टैबू ट्रेजर यूज कर रहा था अपने सेक्ट का तब, लेकिन प्लम डार्क इस दौरान बाहर निकलती और पूरी चीजें बदल जाती। जब वो आती तो बस अपनी ऑरा लहराती हैं, घोस्ट वर्ल्ड दिखता था ना वो गायब हो जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे सुबह का भी समय हो चुका था। और प्लम डार्क बोलती है अब शिप पे चढ़ जाओ, क्योंकि ये लोग जिस नाव की सवारी कर रहे थे जो भी वो लोग, वो घोस्ट गैलियंस के थे, तो वो घोस्टली ऑरा तो रहेगी। तो इनके कल्टीवेटर्स मतलब इट्स कोलिशन के अलावा भी बहुत सारे लोग उस नाव पे चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने का रास्ता ये इन लोगों के हाथ में था, ये जो घोस्ट फैमिली है जो भी थी। और इस दौरान प्लम डार्क कुछ मैसेज फिर से जू को माइंड में भेजते कि जहां भी घोस्ट वर्ड होंगे ना, वहां पर घोस्ट गैलियंस भी होंगे। और वो एक प्रकार की फिनोमेना है, घोस्ट गैलियन घटना है जो कि पूरे रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड में देखी जाती है। तो घोस्ट गैलियंस एक प्रकार की नाव बोल रहे हैं जो भी बहुत फास्ट मूव करती है नॉर्मल फ्लाइंग शिप से, क्योंकि वो नीदर वर्ल्ड से गुजर सकते हैं, मतलब जिसको आप नरक टाइप या कुछ ऐसी जगह बोल सकते हो, डेथ वाली वाला जहाँ पर होती है। और बाकी चीजें भी वो सबको बताती है। और जू किंग और कप्तान से बोलते हैं कि तुमने वो जो क्लाउड ट्रोल्स मारे थे उसे निकाल लो, वही हमारे टिकट का काम करते हैं। लेकिन जू जब देखते तो कप्तान थे नहीं, तो प्लम डार्क बोलते जाओ उसे घसीट कर लाओ। और बात करने का तरीका प्लम डार्क का थोड़ा अलग रहता था, क्योंकि अकेले में तो थे नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। कप्तान मिल जाते, कप्तान कुछ प्लान कर रहे थे। कप्तान का ये था कि मेरे छोटे भाई इस घोस्ट गैलियन में भी कुछ ट्रेजर होगा क्योंकि हमारे कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकता है। मुझे एक आवाज ऐसा लग रहा था मुझे बुला रहा है कि मेरे साथ व्यापार कर लो। जो बोलता है बस कुछ नहीं, छलावा है।
कैप्टन कहते नहीं यार लेकिन पता नहीं। और ज़ू को कप्तान इसलिए भी पसंद करते थे ना कि कप्तान थोड़ी चीज़ें बोलते थे और ज़ू समझ जाता था। वो बोलता अभी नहीं, पहले हमें अपने डेस्टिनेशन की प्लानिंग करनी चाहिए। कप्तान भी मान जाते हैं क्योंकि अगर कप्तान को भी पता था कुछ गड़बड़ हुआ ना तो ये जो घोस्ट गैलियंस की नाव है ना भाई, ये इसे फिर उतार के फेंक देंगे। फिलहाल ये लोग गुजर रहे थे और प्लम डार्क के दौरान सबको बोलते हैं अपनी आंखें बंद कर लो और सभी लोग सेम काम करते हैं कि एक ऑरा फील हो रही थी। अचानक से ना इनकी नाव गायब हो जाती है। पूरा जो नीचे शहर और दिख रहा था सब गायब हो जाता है। ज़ू ने आंखें बंद रखी थी लेकिन उसकी परछाई के थ्रू वो आसपास की चीजों को देख सकता था। सभी लोगों ने आंखें बंद की थी, एकमात्र बंदा था जिसने आंखें बंद नहीं की थी, वो थे अपने कप्तान। और ज़ू देख पा रहा था कि कप्तान का जो चेस्ट था ना, छाती के आसपास एक आंख खुला हुआ था, बड़ा ग्रोइश आई था, नीले रंग का चमक रहा था क्योंकि इस ऑरा को मैच कर रहा था। जो सिनिस्टर ऑरा थी ना नीदर वर्ल्ड की, उससे मैच कर रहा था, मानो एक घोस्ट आई हो। तो सरप्राइज नहीं होता है और देखता ना आसपास में कुछ शैडो जैसे लोग दिखते जिनकी आंखें लाल थी। और जो लाशें इन्होंने ली थी ना उन्हें वो निकल रहे थे क्योंकि वो टिकट का काम करता है। वो लोग उन लाशों को खाते हैं जो क्लाउड ट्रॉल्स वाली लाशें थी, उसके बाद ही आपको जाने देते हैं। लेकिन उनकी भूख नहीं मिटती है तो प्लम डॉग के करीब जाने लगते हैं तो गायब हो जाते हैं। एक मास्टर फिफ्थ के करीब जाते हैं तो फिर गायब हो जाते हैं। ज़ू के करीब प्रकट होता है और ज़ू को खाने के लिए एक तरह से मुंह खोलता है। तभी ज़ू एक गहरी सांस लेता है। घोस्ट जो था इसे निकलने आया था, जो भी बोलो, उसकी फट जाती है क्योंकि वो बेसिकली गायब हो जाता है। ज़ू के हेवनली पैलेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। एक कप्तान के पास प्रकट होता है और कप्तान के घोस्ट आई की तरफ देखता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके साथी लोग गायब हो रहे हैं तो वो भागने लगता है। लेकिन तभी कप्तान की जो आंख थी ना मुंह के रूप में खुल जाती है और उससे निकल जाती है, फिर से आंख में बदल जाती है और ज़ू पूरी चीजों को देखता है शैडो की तरफ। बाकी घोस्टली शैडोज ये नोटिस कर रहे थे। पूरा जब चमड़ी उमड़ी खा लेती है बाकी जो उन्हें मिला हुआ था तो फिर ये शिफ्ट हो जाते हैं अपने अपने लोकेशन पे घोस्ट गैलियंस के, और नाव की स्पीड बढ़ जाती है और इस समय नीदर वर्ल्ड से ये पास कर रहे थे। तो ये जो स्पेस था ना पूरी तरह से डार्कनेस से घिरा हुआ था, भरा हुआ था, लेकिन जो इस पर नजर रख सकता था अपनी शैडो की वजह से। ये वैसी फीलिंग थी ना जब आप फाउंडेशन लेवल में जा रहे होते, आपको मालूम है पूरा वो अदर वर्ल्ड के जो ये क्रूज वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं, वो आपके लाइफ लैम्प वगैरह को भी बुझाने की कोशिश करते हैं। और गूंगे के साथ यही हुआ था ना म्यूट के साथ। तो फाइनली ये जो घोस्ट कैलियन था उस डार्कनेस को चीरते हुए एक अलग स्पेस में एंटर कर जाता है जो कि पूरा मरुस्थल से भरा हुआ था, डेजर्ट एरिया था। फाइनली प्लम डॉग की आवाज आती है कि तुम लोग आंखें खोल सकते हो। तो सभी डिसाइपल्स अपनी आंखें खोल लेते हैं और घोस्ट कैलियंस जो थे ना वो फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो टेरिफाइंग हीट वगैरह है वो इसे सर्वाइव नहीं कर सकते। और उसके बाद देखो वो लोग मतलब वापस चले जाते हैं और प्लम डॉग अपने फ्लाइंग शिप को निकालते हैं और इनके जो भी डिसाइपल्स वगैरह थे सब उस पे चढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और प्लम डॉग बताती है ये जर्नी का आखिरी पार्ट है, डेजर्ट को हमें पार करने में शायद 3 महीने लगेंगे, फिर हम काउंटी कैपिटल के बॉर्डर एरिया में प्रवेश कर जाएंगे। अब ज़ू के लिए देखो ये नया जगह था तो वो देखना शुरू करता है क्योंकि एक अलग सी सीलिंग काउंटी की तरफ आ चुके थे। धीरे धीरे 15 दिन और गुजर जाते हैं। कुछ कुछ जगह पर ये थोड़े स्मोक वगैरह भी देखते हैं और अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी, मतलब अमानवीय जातियां थी प्रकार का शहर था उस धुंध में घिरा हुआ। सभी लोग सरप्राइज थे कप्तान के अलावा। ये स्मोकी नॉन ह्यूमंस थे, मतलब थोड़े धुंध के समान ये लोग दिखते थे। और वो लोग भी ना नाव की तरफ देखते जो कि ऊपर से जा रहा था। प्लम डॉग थोड़ी सीरियस होती है, अब नाव से थोड़ा ऊपर में लहराने लगती है और इस सिटी ऑफ स्मोक की तरफ एक रिस्पेक्ट दिखाती है कि हम ह्यूमन कल्टीवेटर्स हैं, एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर से, और स्वॉर्ड सेजेस हमारे तरफ से जो बने उन्हें हम लेकर के काउंटी कैपिटल जा रहे हैं, हम बस गुजर रहे हैं। आप लोग स्मोक वेट वाले, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है। सेम ट्रेडिशन ज़ूकिंग और बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। वो लोग भी बदले में सल्यूट मारते हैं और इन्हें जाने देते हैं। प्लम डॉग भी फाइनली एक चैन की सांस लेती है कि इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता बाकी लोगों से, लेकिन ये लोग स्वॉर्ड सेजेस से डरते हैं। ये लोग असैसिन हैं, पैदाइशी असैसिन होते हैं। किसी भी धुंध के साथ मिक्स हो जाएंगे ना तुम्हें पकड़ना इनको मुश्किल होगा। कभी अगर फ्यूचर में मुलाकात हो तो सावधान रहना, इनके साथ पढ़ना सही नहीं रहता है। ज़ू भी हमेशा रिलाते फिर इन्हें अलग अलग प्रजातियां सब मिलते रहती है और इनका नाम अब एक सी ऑफ लाइट वाले एरिया से गुजर रहा था और ज़ू की नजरें दो और स्वॉर्ड सेजेस पे पड़ती है। बेसिकली जो दो स्वॉर्ड सेजेस थे ना वो लड़की को गार्ड कर रहे थे। ये वही स्वॉर्ड सेजेस थे जो इनसे शायद 1-2 महीने पहले मिले थे। वो लड़की की और चमक रही थी। वो कोशिश कर रहे थे कि लड़की वो सनलाइट को एब्जॉर्ब ना कर पाए। प्लम डॉग बताती ये लाइट्स क्रैक्स हैं और लाइट्स क्रैक्स जो होते हैं ना वो हॉट वातावरण में ही होते हैं। ये लड़की जो है वो लाइट्स क्रैक्स है, तो ये स्वॉर्ड सेजेस उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइट और ज्यादा वो एब्जॉर्ब ना कर पाए। वो इंजर्ड हो गए तो ज़ू कैप्टन की तरफ देखता है और कप्तान भी ज़ू की तरफ देखते हैं और फिर ज़ू बोलता सीनियर, इनमें से एक स्वॉर्ड सेज ने हमारी मदद की थी बहुत पहले, तो क्या हम जा सकते हैं हम दोनों उनकी मदद करने? प्लम डॉग पूछे मेरी जरूरत है तो वो बोलता है नहीं नहीं हम दोनों संभाल लेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम आपको बुला लेंगे। प्लम डॉग भी मान जाती है और कैप्टन गला साफ करते हैं कि कैप्टन द सीनियर अगर आप मदद करते तो ज्यादा बेहतर हो। प्लम डॉग लुक देती है कैप्टन की तरफ, कप्तान समझ जाते हैं और ज़ू के पीछे भागते हैं। अब दोनों स्वॉर्ड सेजेस देखते हैं ज़ू और कप्तान को आते हुए तो काफी खुश होते हैं, मतलब एक विनम्र भावना की जो भाव आती है और वो थैंक्स भी बोलता है इन्हें।
वो बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लाइट स्क्रैप्स हैं पहले से। आप इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो मेरे लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे ही ये लोग हेल्प करने के लिए प्रकट होते हैं ना, तो सी ऑफ लाइट इन पर अटैक करने लगता है। तो वो तुरंत अपने पॉइजन कोर की ऑरा को रिलीज़ करता है। वो जो सी ऑफ लाइट थी ना, वो चीखें मारने लगती है, धीरे-धीरे छोटे होने लगती है, फिर गायब हो जाती है। इधर कैप्टन भी आ चुके थे। वो कोल्ड फ्रिजेड ब्लू ऑरा चमक रही थी। जिधर भी लाइट थी ना, वो अपने आप फ्रीज़ हो जाती है और फिर पूरी तरह से वहाँ अंधकार छा जाता है। देखो, कप्तान की जो ऑरा थी ना कोल्डनेस वाली, ऐसी जगहों पर ज़्यादा काम आती थी, इवन ज़ू से भी ज़्यादा। और दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि ज़ोकिंग ने और कप्तान ने इनकी मदद कर दी थी। खास करके वो स्वॉर्ड से हैरान होता है कि इतने कम समय में यार ये बंदे कितना ग्रो कर चुके हैं। और ज़ो भी बोलता है, लेकिन हमें भी तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए। आपकी वज़ह से हमें ट्रेज़र्स वगैरह भी मिले थे। और कप्तान बोलते हैं, ऑब्वियसली हम आपकी मदद करेंगे क्योंकि मैं और मेरे छोटे भाई अब स्वॉर्ड सीजर्स बन चुके हैं। वो और सरप्राइज़ होते हैं। स्वॉर्ड सीजर्स वाला कमांड यानी सैल्यूट मारते हैं और बदले में ये लोग भी सैल्यूट मारते हैं। और नाम बताते हैं अपना कि मेरा नाम चेन टिंगहाओ है, मेरी वाइफ है सन लीन। और एक जेट स्लिप भी देते हैं चेन टियांगहाओ ज़ोकिंग को। अपना मिलिट्री क्रेडिट्स बेसिकली वो दे रहे थे। ज़ो मना करने की कोशिश करता है बट वो मानते नहीं है। कप्तान और ज़ो फिर क्या ही कर सकते थे, थोड़ी बात-उत करते हैं और लाइट बॉर्न जो गर्ल थी ना, उसको सनलाइट एब्ज़ॉर्ब करने देते हैं। तो ये जो लाइट बॉर्न स्पीशीज़ थी ना, वो ह्यूमन काइंड की बोल सकते हो कि सहायिका या सहायक माने जाते हैं। लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और उससे वो जो डार्कनेस या करप्शन क्या हो रहा है ना, उन्हें फिर नलिफाई कर सकते हैं। अब देखो, ये दोनों सोर्सेज़ को वैसे भी काउंटी कैपिटल जाना था, तो सू और कैप्टन इन्हें इनवाइट कर लेते हैं। और प्लम डॉग भी काफ़ी इन्हें रिस्पेक्ट दिखाती है। फिलहाल ये इसके बाद यहाँ से आगे निकल जाते हैं और इस दौरान जो स्वॉर्डसेस चेन टियांगहाओ के बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं ज़ू और कप्तान को कि सी सीलिंग काउंटी के एकदम बीच में है वो कैपिटल। वहाँ पर ना बड़े-बड़े सेक्टों के जो ब्रांचेस भी हैं, जैसे वो नाम लेते हैं डेमोनाइजेशन सेक्ट, एंशिएंट लाइटनिंग ऑर्डर एंड ब्लड चेल सोसाइटी का। साथ में मार्कस याओ का भी नाम लेते हैं, जैसे कि याओ मैंसन भी कहा जाता है। और उनके जो पैट्रियार्च थे ना बहुत पहले, वो 36 हेवनली मार्कस के रैंकिंग में थे। ये नाम के आगे टाओ लगता है, जो कि एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी से उन्हें मिला था। इसीलिए उनकी लोकेशन को टाओ मैंसन भी कहा जाता है। इधर ये अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे और धीरे-धीरे ये लोग काउंटी कैपिटल के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।